हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरग्रैंड क्राइसिस के बारे में। ये चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि भारी कर्जे में चल रही है और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये चाइना का लीमन ब्रदर बन सकती है। तो हम जानेंगे कि लीमन ब्रदर क्राइसिस क्या था और आगे क्या हो सकता है इस कंपनी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लीमन ब्रदर क्राइसिस की बात करेंगे ताकि आप ये समझ सके कि क्या एवरग्रांड क्राइसिस भी उतना बड़ा हो सकता है। तो लीमन ब्रदर जब ये कोलैप्स हुआ 2008 में, तो ये यूएस का फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था। इसके 25,000 एम्प्लॉइज थे वर्ल्ड वाइड। और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में रिसेशन आया, बहुत सारी कंपनीज इंपैक्ट हुई। लेकिन आज भी इसको लीमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कंपनी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की लीमन ब्रदर थी। और अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड समझे तो लीमन ब्रदर जब यूएस में हाउसिंग बूम चल रहा था, रियल एस्टेट बूम चल रहा था, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे लेंडर को एक्वायर किया जो कि सब प्राइम लोन्स देते थे। सब प्राइम लोन्स मतलब कि ऐसे लोगों को लोन देते थे जिनकी की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है और डिफॉल्ट का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट पुश कर रही थी और हाउसिंग बूम था, तो ये बहुत ज्यादा हैविली पैसा उठा के उन उन लोगों को लोन्स दे रहे थे। उसके बाद हाउसिंग क्राइसिस स्टार्ट हुआ, प्राइसेस गिरने लगे रियल एस्टेट में। तो लीमन 2008 के जो सितंबर मंथ था, पहले 7 दिन में ही 77% इसका स्टॉक गिरा था। और जो इसके सीईओ थे उस टाइम पे, रिचर्ड फर्ल्ड, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भाई किसी तरह से वो इस कंपनी को बचा सकें। और उन्होंने इवन अपनी कमर्शियल रियल एस्टेट जो बिजनेस था उसको बेचने की भी कोशिश करी। लेकिन अल्टीमेटली कुछ हो नहीं सका और इन्होंने 15 सितंबर 2008 को बैंकरप्सी फाइल कर दी। और उसके बाद एक नजारा यूएस ने देखा कि हजारों लाखों सॉरी सैकड़ों लोग इनके ऑफिस से सूट बूट में बाहर आए और बॉक्सेस लेके, क्योंकि उनको फायर कर दिया गया था और वो अपना सामान लेके घर जा रहे थे। और लोग ये देख के घबरा गए कि भाई एक बैंक जो कि इतना बड़ा था, इतना अमीर था, और वो उसका अंत इतना बुरा होगा, तो इसलिए ये बोला जाता है कि नथिंग इज फॉर एवर। और इसके बाद लीमन के गिरने से डोमिनो इफेक्ट हुआ और दुनिया भर के बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी चपेट में आए और बर्बाद हुए, क्योंकि उन्होंने या तो इनको पैसा दे रखा था या वो किसी ना किसी तरह से लीमन ब्रदर के साथ अटैच थे। और अल्टीमेटली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 बना, जिसकी की शुरुआत इन ए वे थोड़ी और कंपनीज भी थी, लेकिन लीमन ब्रदर के साथ बड़ी शुरुआत हुई थी। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस था यूएस हिस्ट्री में, और आज भी इकोनॉमी माना जाए तो इससे रिकवर कर रही है कुछ कुछ जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एवरग्रैंड क्राइसिस के बारे में। तो एवरग्रैंड है क्या? तो एवरग्रैंड चाइना की सेकंड बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है, अगर हम सेल्स के हिसाब से देखें। तो जैसे इंडिया में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डीएलएफ से। ये एक टाइम पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी थी। इनके 1300 प्रोजेक्ट्स हैं। 280 से ज्यादा सिटी में ये घर बना रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। और इनके अराउंड 12 मिलियन होम ओनर्स जो हैं वो बायर हैं। और इसके अलावा जैसे कंपनी बढ़ी तो ये रियल एस्टेट इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसके अलावा ये अन्य कुछ बिजनेसेस में भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, हेल्थ केयर, स्ट्रीमिंग मीडिया, फिल्म प्रोडक्शन, फूड स्टफ एंड मिनरल वाटर और लाइफ इंश्योरेंस। तो अब हुआ क्या है इनके साथ? तो हुआ ये है कि जब चाइना की इकोनॉमी बूम कर रही थी, वहां पे रियल एस्टेट ग्रो कर रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा डेट्स लिए ताकि ये नए नए प्रोजेक्ट बना सकें। और इस साल मई में क्या हुआ, लोगों को पता लगा कि भाई ये इनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है और ये शायद ये क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और हाल के कुछ वीक्स में इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं, वो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट को पे नहीं कर पाई, यानी कि जब वो उनकी पेमेंट ड्यू थी तो वो पे नहीं कर पाए। वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट चाइना में बहुत सारी कंपनीज और डेवलपर यूज करते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए। तो उसमें जब इन्होंने ये प्रोडक्ट इशू किए थे और उनको रीपे करना था, तो ये फेल हो गए। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि ये
दुनिया की सबसे ज्यादा, अगर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कर्जे वाली प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है। और अगर इनका कर्जे का नंबर देखेंगे तो आप 300 बिलियन, और आप अगर इमेजिन करें तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका ये 10% से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी टोटल इससे कम है, 280 बिलियन के आसपास है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इनका कर्जा टोटल पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। और चाइना जो दुनिया की नंबर 2 जीडीपी कंट्री है, उसका ये 2% इनका टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है। तो आप इसके मैग्नीट्यूड को समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो इससे चेन रिएक्शन होगा चाइना में, और इवन बाहर के कुछ कंट्रीज में जहां पे इनके ये कनेक्टेड हैं। और कंपनी बहुत ही ज्यादा नीड में है पैसे की, और ताकि ये अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाएं। और इस साल में ही इनका 669 मिलियन का इंटरेस्ट ड्यू है अपने डेट पे। और आने वाले थर्सडे यानी कि सितंबर 23 को इनको 83.5 मिलियन पे करना है एज एन इंटरेस्ट, और अगर वो नहीं पे कर पाते तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। और इनके जो 300 बिलियन का कर्जा है उसमें 67% वो पार्ट है जो कि इन्होंने होम बायर से लिया था उनको घर बेचने के नाम पे, और अब ना तो उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं ना उनको ये रीपे कर पा रहे हैं। तो ये सब हुआ क्यों? तो ये हुआ इसलिए कि लगातार जो रियल एस्टेट में वहां पे थोड़ी सी कमी देखी गई है उसकी ग्रोथ में। और सितंबर में ये अपने प्रोजेक्ट्स को बेच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके पास कैश आना चाहिए था वो आ नहीं पा रहा है। इनका कैश फ्लो कम हो गया है, लिक्विडिटी कम है, तो इनके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं। और इसके अलावा जो अभी सितंबर नॉर्मली चाइना में एक बहुत ही अच्छा महीना होता है जिसमें काफी प्रॉपर्टी बिकती है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है क्योंकि न्यूज में लगातार ये रह रही है डेट फेलियर की वजह से कि लोग अब इनसे अपने घर भी नहीं खरीद रहे हैं, तो इनका कैश ही नहीं जनरेट कर पा रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें कि भाई कंपनी कर क्या रही है, मतलब इस सब चीजों से उबरने के लिए। तो कंपनी ने एक तो जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर किया है ताकि वो असेस कर सकें इनके कैपिटल स्ट्रक्चर को, और इनको बता सकें कि भाई लिक्विडिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं या क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम से बचने का। इसके अलावा इन्होंने अपनी कुछ असेट्स, जैसे जो इनका न्यू एनर्जी व्हीकल ग्रुप है वहां की कुछ असेट्स को बेचने पे लगाया है ताकि थोड़ा सा कैश इनके पास आए, लेकिन उसमें भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही है। और मार्केट में एनालिस्ट ये मान के बैठे हैं कि भाई ये बहुत ही जल्दी हो सकता है कि अपनी पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करने लग जाएं, और उसकी वजह से इनका शेयर प्राइस गिर रहा है। और इनका कर्जा इतना ज्यादा है कि इनके बॉन्ड्स जो भी ये इशू करते थे मार्केट से पैसा उठाने के लिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और इनको नया पैसा रेज ही नहीं कर पा रहे हैं। और इवन हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ होम बायर्स और इन्वेस्टर इनके हेडक्वार्टर ऑफिस में पहुंच गए और उन्होंने वहां पे धरना धरना टाइप में दिया, क्योंकि वो बहुत लोग परेशान हैं कि भाई अब उनके प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं इनके साथ उनका क्या होगा। और मंडे जो कि यानी कि कल, इसका शेयर 17% हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में गिरा। और ओवरऑल अगर इस साल की बात की जाए तो ये 85% इसका स्टॉक गिर चुका है। और हालांकि अब क्या होगा, तो कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है, इट इज टू बिग टू फेल, कि चाइनीज गवर्नमेंट को इसको बेल आउट करना ही पड़ेगा। और कुछ ये बोल रहे हैं कि नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी, और इनको या तो अपने जो प्रोजेक्ट हैं किसी को बेचने पड़ेंगे, कोई टेक ओवर कर ले। बट ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये इसको टेक ओवर करने वाला भी प्लेयर, आई आई डोंट नो कि इतना आसान होगा ढूंढना। और उसके बाद जो इनके अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट हैं उनका क्या होगा, नोबडी नोज। तो क्या इससे इम्पैक्टेड कौन कौन होंगे? एक तो बैंक्स जिन्होंने इनको लोन दे रखा है, उसके अलावा जो जिन्होंने इनसे घर खरीदे हैं लोग, वहां के लोकल होम बायर्स, उसके अलावा इन्वेस्टर्स जिन्होंने इनके शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, बॉन्ड होल्डर जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, सप्लायर्स जिन्होंने इनको सामान कुछ बेचा हुआ है और उनकी पेमेंट्स ड्यू हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स जो इनके लिए काम कर रहे थे। तो ये सब इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। तो क्या ये क्राइसिस ग्लोबल हो सकता है, या इवन लीमन ब्रदर हो सकता है और वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ सकता है? तो अभी तक तो ये माना जा रहा है कि भाई ये इसका इम्पैक्ट ग्लोबली कम होगा या बहुत ही लिमिटेड होगा।
क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये रियल एस्टेट कंपनी है जिसने कि लोकली लोन ले रखे हैं, तो जो जो डायरेक्टली इस कंपनी के साथ कनेक्टेड है उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और पूरी दुनिया में उम्मीद की जा रही है कि इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए अनलेस कि कुछ और निकल के आए। तो ऐसा नहीं लगता कि लीमन ब्रदर बनेगा, बट डेफिनेटली ये चाइनीज मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, और चाइनीज मार्केट इस टाइम दुनिया में बहुत बड़ा होल्ड रखती है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, बट इट शुड नॉट बी एज बिग एज लीमन ब्रदर वॉज। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, क्योंकि अभी लगातार न्यूज में है और सब लोग घबराए हुए हैं कि क्या इसकी वजह से रिसेशन आएगा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस क्राइसिस को समझने में। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।